जय हिंद प्यारे साथियों। नीरज आईएएस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का अर्जुना बैच, जिसमें हम लोगों ने इसकी शुरुआत इतिहास विषय से की थी और हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 1, जिसमें अब तक हम लोगों ने 4 अध्याय जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं 5वां अध्याय। यह आपका 5वां अध्याय भी होगा और 5वां लेक्चर भी होने वाला है। तो देरी न करते हुए आइए जल्दी से इसकी शुरुआत करते हैं। तो यह हमारा जो है आज 5वां अध्याय होने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अगर मैं सीधा सीधा बात करूं तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यानी कि जो हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था उसकी कुछ चीजें जो है इसमें भी दी गई हैं। यानी कि थोड़ी बहुत चर्चा जो है हम लोग वैदिक काल की भी इस टॉपिक में देखेंगे और आधी से ज्यादा चर्चा जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पर देखने को आपको मिलेगी। अब देखो, आपने अगर पहले कभी भी वैदिक काल को पढ़ा है या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को पढ़ा है तो आप जो है इस टॉपिक को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। क्यों बढ़ जाइएगा? क्योंकि एनसीईआरटी जो है ये क्लास 6 की है। अब क्लास 6 के बच्चों को क्लास 6 में पढ़कर ही यूपीएससी, पीसीएस, आरओ की परीक्षा तो देना नहीं है। उन्हें क्लास 7वीं में जाना है, ना कि डायरेक्ट जो है यूपीएससी में आना है। ठीक है, आना है, मान लो आना भी है तो उसके जो है कई सालों बाद आ पाएंगे, तुरंत तो नहीं आ पाएंगे। एनसीईआरटी आपको क्यों पढ़ना है? तो आपको एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना है कि अगर आप कभी भी इतिहास विषय का मुंह नहीं देखे हैं, कभी भी भूगोल विषय का मुंह नहीं देखे हैं और आपको यूपीएससी करना है, आपको चीजें समझ में नहीं आती, तो इसलिए आप क्लास 6 की एनसीईआरटी से शुरू कीजिए और फिर क्लास 12 तक पढ़िए। फिर उसके बाद आप यूपीएससी के स्टैंडर्ड बुक और क्लासों को जो है समझ पाओगे। इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, ना कि सारा सवाल इसी से बनना है। ये बात आप नोट कर लीजिए। तो आपका बेसिक मजबूत करने के लिए ही आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है। कहो हाँ, बेसिक मजबूत करने के लिए। तो आपका अगर बेसिक पहले से ही मजबूत है, आपको अगर लगता है कि मैं चीजों को जो है आसान वे में समझ सकता हूँ, आसानी से सब कुछ समझ सकता हूँ, मुझे पढ़ने में या और चीजों में जो है कोई तकलीफ नहीं होती, तो आप डायरेक्ट जो है स्टैंडर्ड बुक या डायरेक्ट जो है स्टैंडर्ड लेवल की क्लासें करने लगिए। और आपको लगता है कि ये सब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्लास 6 की एनसीईआरटी के साथ आ सकते हो। तो एनसीईआरटी इसलिए आपके लिए जरूरी है, ना कि सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने हैं। तो आशा करता हूं ये आप इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ हम वैदिक काल और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो है चर्चा लेने वाले हैं। अगर आपने कभी भी कहीं से इन टॉपिक्स को पढ़ा हो तो आप इस क्लास को स्किप कर सकते हो, इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। मैं इसलिए यह कह रहा हूं ताकि जैसे मैं अभी यहाँ पढ़ाऊंगा फिर आपने कहीं और पढ़ा होगा तो आपकी चीजें जो है डिफरेंस हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो ऐसे में जो है आपके मन में जो है, आपके दिमाग में जो है तरह तरह के फिर ख्याल आने लगेंगे कि मैं अब जो है पढ़ूं क्या, ये ऐसा बता रहा है, वो ऐसा बता रहा है। तो इसमें जो है आपका कंफ्यूजन जो है उत्पन्न हो जाएगा। तो इससे अच्छा है आप जो पहले से पढ़े हैं केवल उसी, यानी कि एक बार कहीं से भी आपने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ लिया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के विषय में पढ़ लिया है, तो दोबारा आपको कहीं से भी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, केवल उसी को रिवाइज करने की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि
आप बार बार पढ़ोगे, इतिहास वगैरह जो है बदलता नहीं है। तो क्या जरूरत है बार बार पढ़ाई करने की? एक ही बार पढ़ो, उसी को 10 बार रिवाइज करो। 10 किताबों को 10 बार पढ़ने की बजाय एक ही किताब को जो है 10 बार पढ़ डालो। तो 10 बार आपको 10 जगह नहीं भटकना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां जो है, यहां आपको क्या जानने की जरूरत है? तो यहाँ कुछ लोग शासक कैसे बने, यानी कि जो कुछ लोग राजा वगैरह बन जाते थे, वो कैसे बन जाते थे? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों को चुनते हैं। यानी कि आज तो जो है, कुछ समय पहले से जो है, हम अपने शासकों को, अपने प्रतिनिधि को जो है चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? तो वोट वगैरह डालकर, जिसमें एक बार हम लोग वोट डाल देते हैं, फिर 5 वर्षों तक वो प्रतिनिधि जो है हम लोगों को बढ़िया अच्छे तरीके से लूटता है। कुछ महीने वो हमारे चरण में होता है और कुछ महीने के बाद फिर 5 वर्षों तक हम लोग उसके चरण में होते हैं। तो आपका चुनाव भी 2 चरणों में हो जाता है। तो आज तो हम इस तरीके से चुन लेते हैं, लेकिन पहले कैसे चुनते थे? क्या चुनते थे? तो शासक। तो तमाम बातें हैं, यहाँ उस लेवल की चर्चा नहीं दी गई है कि ये समझ में आए, तो इसलिए यहाँ हमें इसे छोड़ देना चाहिए। जब मैं स्टैंडर्ड क्लास पढ़ाऊंगा तो वहां चीजों को बताऊंगा, क्योंकि यहीं बता दिया तो इसका दायरा बढ़ जाएगा, और दायरा बढ़ जाएगा तो यहाँ समझाऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि मैंने अभी जो है शुरुआती लेवल पर आपको इतिहास विषय वगैरह की जानकारी तो दी नहीं है, तो यहाँ अगर समझा दूंगा फिर ऊपर से ऐसे उड़ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। तो मैं स्टैंडर्ड क्लास कराऊंगा। मैंने पहली क्लास दे दी है पाषाण काल। आरो यारो उसमें टाइटल भले है, लेकिन वह आपके हर जगह काम आने वाली है। ये हो गया। इसमें हमें अश्वमेध यज्ञ के विषय में जानकारी लेना है। अश्वमेध यज्ञ, अगर आपने रामायण देखा हो, महाभारत देखा हो, तो ये चीजें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। आप कहोगे सर जी हम इसको नहीं देखे हैं, तो तुरंत अपने आप को 2 झापड़ मारो और कह दो कि कल देख लूंगा, और कल किसी का आता नहीं है। तो इसलिए जो है, इस पर भी मैं ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का आप दायरा देखोगे तो दायरा जो है काफी पीसीएस लेवल को समाये हुए है। यूपीएससी लेवल तक का जो है वो क्वेश्चन अपने आप में समाये हुए क्वेश्चन पूछ रहा है। कहाँ पूछ रहा है? तो आरओ हो गया, पीसीएस वगैरह हो गया, या अन्य जो एग्जाम है। यहाँ तक कि छोटी छोटी परीक्षाओं में जो है इस लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। तो प्रश्नों की जो प्रकृति है वो बदल चुकी है, तो इसलिए जो है हमें जो चीज आता है उसी को बार बार नहीं पढ़ना है, यानी कि जो चीज नहीं आता उस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। तो यहाँ भी तमाम बातें कही गई हैं, तो यहाँ भी आपको कुछ जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैं जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ और जहाँ मैं गोला वगैरह बना रहा हूँ, ये सारी जानकारियां आपके लिए आवश्यक हैं। जो चीजें मैं लिख दूंगा वो आपके लिए जरूरी हैं, बाकी सबको आप ऐसे किनारे कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं ज्यादा कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करने की। यहाँ आपसे वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आप मुझे यह बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि वर्ण व्यवस्था का जो है आरंभ कहाँ से होता है। मान लो अगर ऋग्वेद से हो रहा है तो ऋग्वेद के किस सूक्त में? ठीक है, ये मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा। फिर यहाँ 4 वर्णों की बात कही जा रही है। ये 4 वर्णों में आप, मैंने यहाँ लिख दिया है कि ब्राह्मण था, इसका काम यज्ञ था, क्षत्रिय रक्षा करता था, वैश्य जो है व्यापार करता था, और शूद्र जो है इन सब की सेवा करता था। इतना आपको जानने की जरूरत है, बाकी ये कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपसे कह रहा है कि जो शूद्र वगैरह है उसको अनुष्ठान यज्ञ वगैरह में जो है भाग लेने का अधिकार नहीं था। और यहाँ जो है आपका जो महिला है उसको भी जो है शूद्रों के समान माना जाता था, और उसे जो है, उसको, महिला को और जो है शूद्र, इन दोनों को जो है पढ़ाई उढ़ाई करने का अधिकार नहीं था, वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। अब देखो यहाँ ये कहा जा रहा है। अब आप इसमें जो है कैसे पता लगाओगे कि जो है ये बात कब की कही जा रही है? वैदिक काल में तो कही जा रही है, लेकिन किस उसमें उपखंड में?
पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में। तो जब मैं क्लासें कराऊंगा तो वहां आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे आप यहाँ देखो, आपका जैसे वैदिक काल है, क्या है वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल को हम लोग जो है कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में। पहला तो आपका ऋग वैदिक काल आ जाएगा, ठीक है, ऋग वैदिक काल। इसी ऋग वैदिक काल को जो है पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। यहां आपका क्या आ जाएगा, उत्तर वैदिक काल। तो देखो, जब पूर्व वैदिक काल था यानी कि ऋग वैदिक काल था, तो उस समय आप देखोगे महिलाओं को, तो वो लोग जो है वेद अध्ययन कर रही हैं, वेदों की रचना कर रही हैं, सभाओं वगैरह में जो है भाग वगैरह ले रही हैं, जिसमें आप गार्गी, घोषा, पाला, मैत्रेयी, विश्वारा आदि को देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ उत्तर वैदिक काल आता है, तो यहाँ महिलाओं की दशा में जो है आप गिरावट देखने को मिलेगा। तो जो एनसीईआरटी बात कह रही है कि इन्हें जो है शूद्रों के समान समझा जाता था, इन्हें वेद वगैरह का जो है अध्ययन करने से मना ही कर दिया गया था, तो यहाँ की घटना आपसे कही जा रही है। यहाँ की घटना, उत्तर वैदिक काल की घटना, ये आपसे कही जा रही है यहाँ। और शूद्रों को चाहे ऋग वैदिक काल हो, चाहे वैदिक काल हो, चाहे उत्तर वैदिक काल हो, हर जगह से जो है यही हाल उनका था। इससे ज्यादा आपको यहाँ जानने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताओ। क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऋग्वैदिक ग्रंथ है, बताओ। इनमें से कौन ऋग्वैदिक ग्रंथ है, चलो बताओ। बताओ इनमें से कौन ऋग्वैदिक ग्रंथ है। तो ये आपका जो है ए सही हो जाएगा। ए आपका ऋग्वैदिक ग्रंथ ये है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है आपका, वेदों का सही क्रम। इससे पहले आप ये देख लीजिए, इनमें से उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है, उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है। इसमें दिया गया है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद। और यहाँ आपसे विकल्प भी दिया गया है कि इनमें से जो है कोई एक सही, कोई दो सही, कोई पांच सही या सभी सही। कौन सा है उत्तर, बताओ। इनमें से उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है, इनमें से उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है। कोई एक ठो नहीं है, कि कोई दो ठो नहीं है, कि कोई तीन ठो नहीं है, या सभी नहीं है। आप सभी इसका उत्तर जो है तुरंत लगाओगे सभी, लेकिन तुरंत ही आप जो है गलत हो जाओगे। जैसे ही आप लगाने गए सभी, वैसे ही गलत हो जाओगे। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला अभी मैंने तुरंत हल कराया कि ऋग्वैदिक ग्रंथ है। यहाँ नहीं पूछा गया। सबसे पहले ये आप देखना, जब क्वेश्चन पढ़ना तो ये चीज देख लेना, कहा क्या जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है। ये सारे ग्रंथ जो हैं उत्तर वैदिक काल में रचे गए हैं। सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, या ब्राह्मण हो, या उपनिषद हो, ये सब जो है उत्तर वैदिक काल में रचे गए हैं। जबकि ऋग्वेद आपका पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में ही रचा गया था। तो यहाँ आपका विकल्प हो जाएगा कोई एक, कोई एक। आशा करता हूं ये आप छोटू सा एकदम हल्का क्वेश्चन, सस्ता क्वेश्चन जो है आप गलत कर दिए होंगे। तो यहाँ मैंने बताया इनमें से ऋग्वैदिक ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वैदिक ग्रंथ केवल यही है जिसकी रचना ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में हुई है, वह ऋग्वेद है। बाकी इन सभी की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है। यहाँ भी आप जो है सीधा सीधा सभी मारने चले गए होंगे। आप सभी ने जो है सीधा सीधा यहाँ सभी लगाने गए होंगे, मुझे पता है। अब यहाँ देखो, ये छोटू सा क्वेश्चन है, इसको भी आप गलत कर दोगे। ये आप में से अगर पहली बार जिन्होंने देखा होगा, वह जो है सी लगाने गए होंगे। जिन्होंने पहली बार देखा होगा वो डायरेक्ट जो है सी लगाने गए होंगे। लेकिन इसका उत्तर सी नहीं है, बल्कि ए है। सामवेद, और यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सही क्रम इसका ये वाला है। जिन्होंने पहली दफा देखा होगा वो डायरेक्ट जो है इसी को लगाने गए होंगे। किसको लगाने गए होंगे, इसको।
तो ए इसमें सही हो जाएगा, ये जो है इसमें सही हो जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ देखो, यही चीज लिखा गया कि ऋग्वेद के बाद जो है रचे गए होने के कारण ये जो सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, यहाँ देखो लिखा भी गया है कि इन्हें जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। जो मैंने क्वेश्चन पूछा यहीं से मैंने लिया था। आप सभी अगर पहले एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आप सभी को जो है समझ में आएगा। ये बातें हो गई। आगे यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ऋग्वैदिक काल में जो है अगर कोई शूद्र के यहाँ पैदा हो गया तो वो शूद्र ही रहेगा बचपन से लेकर जवानी, बुढ़ापे, मरण वगैरह तक। तो ये बचपन से ही ये सारी बातें बताई जा रही, इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप सभी समझदार हैं। फिर यहाँ आपसे देखो जनपदों के विषय में बात कर रहा है। तो आपने सबसे पहले जन सुना होगा, फिर जनपद सुना होगा, फिर आपका महाजनपद सुने होंगे। तो देखो जन का कॉन्सेप्ट जो है ऋग्वैदिक काल में आ रहा है। मैंने बता दिया कि एक ऋग्वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। और जनपद का कॉन्सेप्ट कहाँ आ रहा है? तो आपका उत्तर वैदिक काल में आ रहा है। महाजनपद वाला विकल्प जो है कॉन्सेप्ट कहाँ आ रहा है? तो आप कहोगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जन की अगर हम बात करेंगे तो हम कहा चले जाएंगे? ऋग्वैदिक काल में। अगर हम जनपद की बात करेंगे तो हमें कहाँ दिखेगा ये जनपद? तो उत्तर वैदिक काल में। महाजनपद हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इतना आप समझ गए होंगे। जब इतना समझ लेते हैं तो यहाँ कुछ चित्रित धूसर पात्र यानी कि मृद भांडों की बात जो है कही जा रही है। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, धूसर लाल रंग के होते थे, ये आप देख सकते हो। इन्हें चित्रित धूसर पात्र। अब ये पात्र कहाँ का है? ये मृदभांड कहाँ का है? आप सभी को समझ में नहीं आएगा क्योंकि एक दो लाइन यहाँ दे दिया गया है, आपसे पूरा कुछ बताया ही नहीं गया है। तो आप इसे पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप अपने से पढ़ोगे तो कंफ्यूज होना जो है, कंफ्यूजन जो है स्वाभाविक है। ये हो गया। तो इसी को जो है मैंने यहाँ बता दिया है कि जो मृद भांड आपका निर्माण जो है प्रारंभ होता है वह नवपाषाण काल से होता है। हालांकि आप मध्य पाषाण काल में कुछ एक जो है इक्का दुक्का उदाहरण हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन इसका सही मायने में जो प्रारंभ हमें देखने को मिलता है वह मिलता है कहां से? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में भी हमें कहां से मिलता है? तो मेहरगढ़। कहां से मिलता है नवपाषाण काल? मेहरगढ़ से। आप नवपाषाण काल को भी देखोगे या मेहरगढ़ को ही देखोगे तो नवपाषाण काल में शुरुआती दौर जब था तो वहां मृदभांड वगैरह मिल ही नहीं रहे थे। फिर आगे जो है आगे के समयों में जो है मृदभांड निर्माण जो है प्रारंभ हुआ। फिर आगे और भी समय बीतता गया, फिर आगे के दशकों में दौरान देखोगे, आगे के वर्षों में आप देखोगे तो चाक से जो है मृदभांड बनने लगे, यानी कि चाक पर मृदभांड वगैरह बनाए जाने लगे। तो मृदभांड का जो निर्माण कार्य जो आरंभ हो रहा है वह कहां से हो रहा है? तो नवपाषाण काल में। मृदभांड बनना आरंभ कहां से हो रहा है? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में आप देखोगे इसका एक स्थल है जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक स्थल है इसी का, नवपाषाणिक स्थल है जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही आपको आरंभ देखने को मिलेगा। यहां मैंने आपको एक लिस्ट दे दिया है जितने भी मृदभांड वगैरह किस किस काल में बन रहे थे, वो सारा लिस्ट मैंने यहाँ दे दिया है, इसे आप उतार लीजिए। और प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि मृदभांडों से प्रायः एक आध क्वेश्चन कभी कभार जो है पूछ लिया जाता है। तो जब एक आध क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है तो क्यों ना हम सबको जो है यही इकट्ठे पढ़ लें, एनसीईआरटी के दायरे को तोड़कर जो है यही पढ़ लें। तो ये देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लाल रंग के मिट्टी के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी, ये हो गया।
ताम्र पाषाण काल या ऋग वैदिक काल में जो है गेरुआ वर्णी मृदभांड, जिन्हें हम ओसीपी कहते हैं, ये मिलने लगे। उत्तर वैदिक काल में हमें कौन सा मृदभांड देखने को मिल रहा है? तो चित्रित धूसर पात्र। अभी जो आपने पीछे ये वाला देखा, ये वाला चित्रित धूसर पात्र, ये वाला कहाँ का है? तो उत्तर वैदिक काल का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो वहां लिस्ट दी गई है, वहां जो छोटू सा चर्चा दिया गया है, वह कहाँ की बात कह रहा है? तो उत्तर वैदिक काल, चित्रित धूसर पात्र, पीजीडब्ल्यू। और देखो, उत्तर वैदिक काल में जो है आपका लौह युग जो है आरंभ होता है। लौह युग जो है आरंभ तो हो गया, लेकिन अभी भी जो है ये लोग युद्धक, यानी कि युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले ही उपकरण जो है लोहे के बना रहे थे। अभी ये लोग जो है लोहे के हल वगैरह जो है नहीं बना रहे थे। लोहे के हल वगैरह जो है कहाँ बनेंगे? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व जब आएगा तो वहां आपको जो है लोहे के हल वगैरह जो है देखने को मिलेगा। अभी आगे इसकी चर्चा होगी, मैं वहां बता दूंगा। और देखो, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है उत्तर, ठीक है, उत्तरी काले चमकदार मृदभांड NBPW, ये वाला मृदभांड जो है कहाँ मिल रहा है? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिल रहा है। अब कहोगे सर इसके आगे भी तो मृदभांड मिला होगा, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल मिला है, बहुत सारा मिला है, खूब सारा मिला है। तो जहां तक इतिहास जानने का स्रोत है, ये मृदभांड आपका इतिहास को जानने का स्रोत है। यानी कि इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि इस काल में जो है मृदभांड वगैरह, बर्तन वगैरह, या इससे क्या हमें दिखाना चाह रहे हैं ये लोग, ये सारा कुछ जानने का प्रयास करते हैं। किससे करते हैं? तो इन्हीं बर्तनों से, पुरातात्विक स्रोतों आदि से। तो इसके बाद के कालखंडों में आप जाओगे तो वहां इतनी सामग्रियां मिलने लगी हैं कि अब आसानी हो गई। अब हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि हम इन स्रोतों का जो है उपयोग करें। यानी कि हमारे पास जो है ब्रांड सोर्स अब उपलब्ध हो गए हैं, जिनसे हम जो है उस कालखंड विशेष की जानकारी को जान सकें या हासिल कर सकें। तो इन सब बर्तनों की जरूरत अब नहीं पड़ रही है। हालांकि बर्तन बन रहे हैं, लेकिन इतिहास को लिखने के संदर्भ में या इतिहास की जानकारी के संदर्भ में इन स्रोतों का उपयोग अब जो है बंद कर दिया गया। जैसे मान लो आपको अगर खूब सारा 100-100, 200-200 का नोट जब दिया जा रहा है और बगल में आपको 1-1, 2-2 रुपए के चिल्लर आपको दिए जाएं, तो आप पहले किधर जाओगे? पहले 100-200 का नोट लेने जाओगे, ना कि आप चिल्लर। तो इसलिए जो है अब जो है बहुत सारा कुछ यहाँ मिलने लगा, तो क्या जरूरत है हमें इन सब की उपयोग करने की? तो इसलिए यहाँ तक का ही हमें देखना है। और ये लिस्ट आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं पीछे हट जाता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह लिस्ट जो है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः आपसे कई परीक्षाओं में, यहाँ तक कि यूपीएससी वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन तो पक्का ही समझो आप। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ आपसे कहा जा रहा है महाजनपदों के विषय में। मैंने पहले ही आपसे कहा, जो चीज मैंने हाईलाइट किया है या जो चीज मैंने लिखा है उसी को आपको जानने की जरूरत है, अन्य को आप छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ महाजनपदों की बात की जा रही है। मैंने इसका जो है डिटेल्स जो है पहले बता दिया कि जनपद जो, यानी कि जन जो है वह ऋग वैदिक काल में प्रयुक्त होता था, और जनपद जो है उत्तर वैदिक काल में, और महाजनपद जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो यहाँ आपसे महाजनपदों के विषय में कहा जा रहा है। तो महाजनपद यानी कि जो छोटे छोटे 2-4 राज्य हैं, अब उन्हीं को जो है एक राज्य जो है काफी समृद्ध हो गया और उन पर जो है आक्रमण कर दिया और उनको जीत लिया। जीत कर अपने में मिला लिया, तो इसका भूभाग बड़ा हो गया, तो महाजनपद कहलाने लगा। वहीं जन को अगर देखोगे, छोटा छोटा कबीला वगैरह बनाए है, फिर 2-4 कबीलों को इकट्ठा करके जनपद बना लिया। ठीक है, जन जो है छोटू छोटू सा कबीला है उसके पास, कहीं 10 लोग इधर है, 10 आदमी उधर है,
तो छोटू छोटू कबीला है तो उसको जन कह रहे हैं। फिर वही दो चार 10 ठो कबीला को इकट्ठा करके जनपद बना लिया। फिर उसी जनपद वगैरह यानी कि जो जिला जिला वगैरह है, ठीक है, जैसे छोटू छोटू सा जिला है, तो जिलों को जो है इकट्ठे में जोड़ लें, 2 4 10 15 जिलों को इकट्ठे में मिला लें और मिलाने के बाद एक राज्य बना लें। तो सेम इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। जैसे छोटे छोटे जिले हैं, जिले को आप मिलाकर 20 25 30 जिले को मिलाकर आप एक राज्य का निर्माण कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से महाजनपद हैं, जैसे 16 महाजनपद हैं और इनमें से कुछ महाजनपद जो है शक्तिशाली हैं और शक्तिशाली हैं तो युद्ध वगैरह करके जो है अपने में मिला लिए। तो इस तरीके से ये बन गया महाजनपद। ये हो गया। महाजनपदों की संख्या के विषय में अगर बात की जाए तो 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद है, 15 आपका जो है उत्तरी भारत में है, एक जो है महाजनपद जो है दक्षिणी भारत में है जिसका नाम है अस्मक। अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाए तो इस पर अस्मक का जो है अस्मक, इस पर जो है क्वेश्चन बनने की संभावना है क्योंकि एक ही है दक्षिण भारत में है, बाकी 15 तो उत्तरी भारत में आपका मिल रहे हैं। और महाजनपदों का उल्लेख भैया कहाँ मिलता है? तो भगवती सूक्त में मिलता है और अंगुत्तर निकाय में। भगवती सूक्त जो है जैन साहित्य है और अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध साहित्य है। इतना आशा करता हूं आप सभी समझ गए होंगे। और हाँ, यदि आप सभी को लगता है कि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं तो आप सभी स्पीड को जो है 2 गुना कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे बताता चला जाऊं कि महाजनपद 16 थे, 16 जो है 15 उत्तरी भारत में थे और एक दक्षिणी भारत में थे, इसका ये हुआ उसका वो हुआ, तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे बताऊंगा, समझा समझा कर बताऊंगा तो आपको पढ़ने भी मजा आएगा और समझ में भी आएगा। तो महाजनपदों में जो है अब लोग जो है राजा जो है राजधानी बना रहे हैं और इसको जो है किले बंदी कर रहे हैं। देखो, किले बंदी करने का कई कारण है भैया। सुरक्षा। अब जैसे मान लो आपका घर है, घर को आप खुला छोड़ दो तो कोई भी जीव जंतु जानवर वगैरह आएगा, आराम से आपका जो सामान वगैरह रहेगा खाकर छीट कर या कुछ अन्य प्रक्रिया कर कर चला जाएगा। तो जब आप आसपास उसके दीवार से उसको घेर देते हो तो अब आपका जो अंदर रखोगे वह सुरक्षित हो जाएगा। ये भी कारण था। और उसके बाद नियंत्रण। नियंत्रण किससे? कि किलेबंदी रहेगी, मान लो बाहर से शत्रु आ रहा है, आप किले के ऊपर जो है ऐसे बनवा दो कुछ घर टाइप का और उसी में बैठ कर 2 4 को बिठा दो तीर धनुष लेकर। जैसे ही बाहर से कोई आएगा धड़ाम से मारो, गिर जाए। और जैसे मान लो अंदर से कोई विद्रोही विद्रोह करके भागना चाहे तो उसको पकड़ लो, ये भी फायदा है। और उसके बाद देखो शक्ति का प्रदर्शन, यानी कि मेरे पास तो इतना बड़ा साम्राज्य है, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, इतने बड़े बड़े किलेबंदी हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके शक्ति का जो है प्रदर्शन होता है लोगों में। ये हो गई। यहाँ बस इतना ही जानना था आपको। हम लोग आज की चर्चा में मगध को देखेंगे तो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ देखो तमाम बातें और भी कही गई हैं। अब देखो राजा जो है सेना रखने लगे, इसके पहले सेना नहीं रखा जाता है। हालांकि बंदे थे जो लड़ते वगैरह थे, लेकिन अस्थायी रूप से, ठीक है, अस्थायी सेना नहीं थी। लेकिन यहाँ जो है महाजनपदों की जब बात आएगी तो यहाँ अब जो राजा लोग हैं बड़ी बड़ी राजधानियों में रह रहे हैं, किले बंदी करवा रहे हैं और सेना भी रख रहे हैं। और देखो यहाँ वेतन, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात आएगी तो वेतन, यानी कि अब जो है जो कार्यकर्ता हैं, जो सैनिक हैं, उनको वेतन वगैरह जो है दिया जाने लगा। और कैसे दिया जाने लगा? तो कुछ जो है आहत सिक्कों से, ठीक है, कुछ भुगतान, यानी कि थोड़ी बहुत जो है भुगतान आहत सिक्कों के रूप में। आहत जो है आपका सिक्का होता है कुछ। अगर आपसे कह दिया जाए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण वेतन जो है आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था, तो आप कहोगे नहीं, संपूर्ण नहीं, कुछ। क्या कहोगे? कुछ। ये हो गया।
आगे आप देखो महाजनपद वाले लोग जो हैं यानी कि राजा जो हैं अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। यहां से बस आपको केवल इतना ही जानना है और ये वाला पॉइंट आपको नोट कर लेना है। 1/6वां भाग जो है कर के रूप में लिया जाता था। तो कहां से लिया जाता था ये, तो ये पहला पॉइंट जो है आप नोट कर लेंगे। यहां से केवल इतना ही आपको इसमें जानना है, बाकी सब छोड़ सकते हो। यहां देखो कृषि में दो बदलाव आ रहा है। क्या दो बदलाव है, तो अभी पीछे मैंने आपसे चर्चा कर दिया कि लोहे के जो है फाल, क्या लोहे के फाल। अब तक आपने जो है हल वगैरह को देखा होगा, तो वहां या तो लकड़ी से प्रयोग हो रहा है या अन्य से। आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे तो वहां से खिलौना वगैरह भले ही मिला है, लेकिन अभी लोहे के फाल उसमें नहीं लगे थे। ना ही आप जो है ऋग वैदिक काल में देखोगे। उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे का आगमन तो हो रहा है, उत्तर वैदिक काल में लोहे का आगमन तो हो रहा है, लेकिन उसमें जो है हल के लिए प्रयोग नहीं हुआ है लोहे का। लेकिन यहाँ जब आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आओगे तो यहाँ लोहे का उपयोग हल के रूप में भी हो रहा है। यानी कि अब उसका लोग जो है फाल वगैरह बना रहे हैं, और जब फाल बना लिए तो इस तरह जैसे आधुनिक समय में आप देखते हैं कि ट्रैक्टर वगैरह का जो फाल वगैरह रहता है लोहे का, तो जमीन को जो है काफी अच्छी मात्रा में खोदता है, मिट्टी को पलट देता है। तो इसी तरीके से जब हल आ गया, लोहे का हल आ गया, फाल आ गया, तो अब जो है मिट्टी को खोदने में आसानी हो जाएगी। तो इससे जो है उपज जो है बढ़ेगी। अब जब उपज बढ़ेगी तो कर वगैरह जो है लगेगा ही। ये हो गया। तो पहला ये आ रहा है भैया हल के फाल लोहे के बनने लगे, और लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। यानी कि इसके पहले जो धान वगैरह थे हम लोग उसको ऐसे बोते थे, बीज वगैरह जो है ऐसे छींटते थे, बोते थे, तो वो उगता था। अभी भी कई जगहों पर ऐसे देखने को मिलता है कि हम लोग जो है धान को ऐसे छींट कर जो है बोते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने छींट दिया, अब उसमें से कुछ तो धूप लगेगा, कुछ सर्द लगेगी, तो कुछ पौधे जो है मुरझा जाएंगे, और कुछ बीजों को जो है चिड़िया, पक्षी और अन्य जो जानवर हैं इसको खाकर नष्ट कर देंगे। तो आप जब उगते टाइम देखोगे तो उसमें से आधा से ज्यादा जो है इन कारणों की वजह से नहीं उग पाता। तो इससे जो है काफी नुकसान हो जाता था। तो अब ये लोग जो है धान की रोपाई शुरू कर दिए, यानी कि सीख गए। ठीक है, यहाँ कहा भी जा रहा है पौधों का रोपण, यानी कि अब ये लोग जैसे बेरन डाल दिए, फिर उसके बाद उसको उखाड़ उखाड़ कर लगा रहे हैं। अब जो पहले सारी समस्याएं आती थी वो समस्याएं दूर हो गई हैं। तो इससे जो है कृषि में उन्नति हुई, चावल आदि में जो है, चावल आदि फसलों में जो है उन्नति मिली। तो यहाँ कहने का साफ स्पष्ट मतलब यही है। आगे मगध की बात, मैंने कहा मगध को हम लोग देखेंगे। तो मगध में इसकी राजधानी जो है पहले राजगृह थी, फिर बाद में जो है पाटलिपुत्र को भी बनाया गया। ये जो है मगध गंगा और सोन जैसी नदियों के जो है इससे होकर गुजरती थी। ये नदियां जो है यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ वगैरह बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है। जब लोहे का कॉन्सेप्ट आ ही गया है तो लोहा वगैरह मिलना स्वाभाविक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, लोहा वगैरह जो है मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए आप जो है निश्चिंत हो जाइए। आगे जब बढ़ेंगे तो देखो मगध में जो है, मगध के अंतर्गत 3 राजवंशों को देखा जाता है। मगध में जो है 3 महत्वपूर्ण राजवंश, जिसमें से आपका हिर्यक वंश, शिशु नाग वंश और नंद वंश। आपका हिर्यक वंश में बिंबिसार आता है, अजात शत्रु आता है। नंद वंश में प्रमुख जो है महापद्मा नंद है, और अंतिम राजा आपका घना नंद है। घनानंद, जब आप उनको, उनका नाम, हाँ, आशुतोष राणा, उनका एक
कविता संग्रह सुनोगे तो उनमें कहा है जब चाणक्य शिखा खुलती है तो नंद वंश कट जाता है। काफी अच्छी पंक्ति है, उसको भी आप आराम से सुनते रहिएगा, इस तरीके की पंक्तियां वगैरह। तो ये हो गया कि यानी कि मगध जो महाजनपद है, इसके अंतर्गत हम 3 प्रमुख राजवंशों को देखते हैं। पहला ये है, उसका राजा ये है। दूसरा शिशु नाग वंश है, नंद वंश है, इसके राजा वगैरह हो गए। यहाँ मैं एनसीईआरटी का दायरा जो है तोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन तोड़ना पड़ गया क्योंकि चीजों को आपको समझाना था। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इन 2 राजाओं का जिक्र हुआ है। जब आपको ये पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे जानकारी करोगे कि ये राजा लोग कहाँ के थे। फिर यहाँ मगध की ही बात की जा रही है। देखो, मैंने बिंबिसार और अजात शत्रु को बताया, तो यहाँ उनका चर्चा जो है, मैंने महापद्मनंद को भी बताया, तो यहाँ भी अब आपने जान लिया पीछे, तो यहाँ आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ वज्जी संघ वगैरह की बात की जा रही है, तो गण शब्द का मतलब यहाँ लिखा गया है, ठीक है। और संघ ये होता क्या है, यहाँ आपका एक शब्द आता है कम्मकार। तो कम्मकार का अर्थ है भूमिहीन खेतिहर मजदूर। आप परीक्षा में देखते होंगे तो आपको 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द इस तरीके से दे देता है और उसका अर्थ इस तरीके से। आप कहेगा बाबू इसको जो है तुम लोग मैच करो, सही क्रम में जमाओ। पहले क्या रहता था कि सीधा सीधा इसे क्वेश्चन पूछ लेता था कि कम्मकार का मतलब बताई दो, तो आप इसको बता देते थे। लेकिन अब क्या करता है, अब उसी को जो है 4 ठो दे देता है, चलो बताओ मिलाओ। ये सीधा सीधा रहता तो आसानी हो जाती, लेकिन पैटर्न उसने बदल दिया, तो अब इस तरीके का पूछ रहा है, इस तरीके का पूछ रहा है, तो आपको 2-3 तो जानना जरूरी है, 2-3 के बारे में पता तो होना जरूरी है। और मैं जब क्वेश्चन कराता हूं तो ये सारी चीजें बताता हूं कि क्वेश्चन जैसे 2 विकल्प आता रहे तो क्या करें, 3 विकल्प आता रहे तो क्या करें, सारी रणनीतियां मैं बताता रहूंगा, बस आप जुड़े रहिए। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। कहा, तो वज्जी में। देखो, गण या संघ में कई शासक होते थे। ये कई शासक जो है एक साथ शासन करते थे और सभी जो है राजा राजा अपने आप को कहते थे। ये लोग जो है सभाओं में जो है बातचीत करते थे, वाद विवाद करते थे, शत्रु लोग आक्रमण कर रहे हैं इनसे बचाव कैसे करना है, तमाम विषयों पर जो है ये लोग चर्चा करते थे। अब ये लोग चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं वगैरह में जो है भाग नहीं लेते थे। बुद्ध और महावीर जो हैं, ये भी दोनों ही जो है संघ या गण से जो है संबंधित थे। आगे जब मैं जैन और बुद्ध दोनों पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा बखूबी तरीके से। इसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। यहाँ इसमें आपको क्या जानना है, तो यहाँ आपको जानना है दिग्घ निकाय। दिग्घ निकाय जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। केवल इतनी जानकारी आपको लेना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आगे यहाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप जान सको, जो मैं बता सकूं। बताने को तो मैंने जितना अब तक पढ़ाया, जितना बताया, इसमें से मैं चाहता तो एक एक क्लास को 2-2, 4-4 घंटे तक ले जाता, लेकिन क्या जरूरत है फालतू का बोझा और कूड़ा कबाड़ आपके ऊपर लाद देने का, क्योंकि आपके पास पहले से ही बहुत सारे विषय हैं बाबू। अगर आप यूपीएससी की बात करोगे, अगर उसमें विषयों को अलग अलग करोगे तो आपका लगभग 33 से 35 विषय बन जाता है। वहीं आप पीसीएस को अगर देखोगे तो उसमें भी लगभग इतने विषय के आसपास बन जाता है। आरओ यारो में 2-4-10 जो है कम हो जाते हैं, 2-4-10 क्या 20 कम हो जाते हैं, उसमें 10-15 विषय ही पढ़ना रहता है अलग अलग अगर किया जाए तो इस तरीके से पहले ही आपके ऊपर बोझा है और मैं इन एनसीईआरटीओ का बोझा आपके ऊपर क्यों ला दूं। यानी कि जो जरूरी है वही जान लो, और जहां लगे कि एनसीईआरटी का दायरा तोड़ना है वहां दायरा तोड़ भी दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।